हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इंद्र रस्तोगी। और अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9 का गणित विषय, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस यूपी बोर्ड हिंदी माध्यमिक से है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा डिजिटल 7 के नाम से यूट्यूब पर चैनल मैंने बनाया है, तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और डेली आपको नए नए एक्सरसाइजेस की विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जो आप घर बैठकर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कक्षा 9 की गणित की पुस्तक का पहला अध्याय है जिसका नाम है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज नंबर, संख्याएं क्या हैं। जैसे कि आपको पता है संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्याएं क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं। तो जैसे कि सबसे पहले संख्याओं में आता है नंबर 1। हालांकि इस अध्याय में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है नहीं, सीधे आपको एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पुनरावृत्ति रिवीजन करना जरूरी है कि हमें पता चल जाए कि जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहली संख्या आती है नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर हम इनका दूसरा नाम लें इंग्लिश में तो हम इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि हम काउंटिंग्स करते हैं, बच्चों को गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4। तो बस इसके लिए ज्यादा बड़ी परिभाषा देना मैं वाजिब नहीं समझूंगा, ज्यादा समय खराब होने से अच्छा है कि आप सीधे सीधे भाषा में समझिए कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनंत तक, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली संख्याएं। और शुरुआत किससे होनी है? 1 से। तो 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाता है। इसी क्रम में हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी संख्याएं आती हैं नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, जिसको हम नाम दे सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इनको होल नंबर्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि अभी आपको बता दिया, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कि ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अब इन दोनों में डिफरेंस, अंतर आप एकदम से पढ़ने के बाद पता लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 यानी कि 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समावेश पूर्ण संख्याओं में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं ऊपर लिखी हुई हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समावेशित हैं। इसका उल्टा पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है 0। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होने वाली हैं और अनंत तक खत्म होती है। इसी क्रम में तीसरी चीज आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको बोलते हैं आप इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? इसी प्रकार की संख्याएं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, थोड़ी अलग हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, दो प्रकार की संख्या आपने पढ़ी है शुरू से ही, कि जैसे कहीं पर लिखा है, अगर हम लिखें यहाँ पर +2 या लिख दें -2, तो दोनों में बड़ा ही अंतर है। ये संख्या रेखा पर अपना अलग स्थान रखता है और ये संख्या रेखा पर अपना अलग स्थान रखा है। संख्या रेखा मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब इसके बाद जब एक्सरसाइज शुरू की जाएगी तो वहां पर इन संख्याओं को कहां पर निरूपित किया जाता है संख्या रेखा पर, वहां आपको एक्सप्लेनेशन की जाएगी किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर दशमलव वाली संख्याएं, स्क्वायर रूट वाली संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं, वो किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की संख्या हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक की बात की जाती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जिनमें शून्य भी शामिल हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं कि अनंत से ही शुरू होती है। जैसे मैंने यहाँ से लिया -4 -3 -2 -1 और उसके बाद शून्य, फिर से स्टार्ट किया आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं, ये सभी संख्याएं धनात्मक हैं। कई बार हम देखते हैं कि धनात्मक संख्याओं में हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं,
तो तब भी वो संख्याएं धनात्मक है, और अगर कोई चिन्ह लगा देंगे तब भी वो संख्या धनात्मक है। ऋणात्मक संख्या की पहचान से कब होती है? ऋणात्मक संख्या की पहचान कब होती है? जब उससे पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, यानी कि नेगेटिव साइन लगा हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 संख्याएं बताई जो कि जरूरी थी आपको समझने के लिए। पहली प्राकृतिक संख्या कि 1 से शुरू होने वाली और अनंत तक खत्म होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल हो, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याओं में बदल जाती है, यानी कि होल नंबर्स में। तीसरा आता है आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल हो वो सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। नंबर 4 पर आती है आपकी संख्याओं के प्रकार में परिमेय संख्या, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये उन सभी संख्याओं से थोड़ा अलग है, तो समझना इसके लिए इसको आपको बहुत ज़रूरी है। 9th क्लास में काफ़ी जगह आप इस संख्या को पढ़ेंगे। इसके साथ एक दूसरी संख्या भी जुड़ी होती है जिसका 1-2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम जिक्र करेंगे, तो वो भी आपको अच्छी तरह से समझा दी जाएगी वो संख्या क्या होती है। तो पहले बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स, ये संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप पॉज करके डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं तथा जहां P व Q पूर्णांक होते हैं तथा P is not equal to 0। ध्यान से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको समझना है। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, यानी कि अपोन में होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में, अंश और हर। जैसे कि आप बटे की संख्याएं पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं तथा जहां P और Q दोनों ही क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा, पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, पूर्णांक यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तथा Q is not equal to 0। जो नीचे है यानी कि हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। ऊपर वाली संख्या यानी कि जो अंश है P, वो तो एक बार को 0 हो सकता है, तब भी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं का मतलब है कि उनका जो हर है वो हमेशा कोई ना कोई नंबर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, वो ही होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं तथा जहां P/Q पूर्णांक होते हैं तथा P is not equal to 0। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या सकती है 1/5 -2/3 6/-7 आदि। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को समझाना आपके लिए जरूरी था। तो अब आपको समझाया जाएगा संख्या पद्धति, जो पाठ 1 है, अध्याय 1 है, उसकी प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। तो अब मैं आपको वही कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। सभी ध्यान से देखिएगा, आप आराम से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप अपनी बुक के अनुसार देख रहे हैं, मैं बुक के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 का क्या है? पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है और Q is not equal to 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिए इसका हल है। सबसे पहले आपसे पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें पूछा है कि क्या आप इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो मैं अगर 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए, 0 को P/Q के
रूप में व्यक्त करने पर, अगर हम शून्य को p बटे q के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आती है 0 बटे 1। 0 ऊपर लिया हमने, 1 नीचे लिया, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी संख्या है, कोई भी एक पूर्ण संख्या है, उसके नीचे आप हर के लिए या हर के स्थान पर 1 रख सकते हैं, तो वह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वह संख्या एज इट इज बनी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास शून्य है तो शून्य को हम अंश मानकर शून्य के नीचे हर के रूप में 1 रख सकते हैं, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो 0 है वो p को प्रदर्शित कर रहा है और जो 1 है वो q को प्रदर्शित कर रहा है। और जैसा कि आपसे पूछा भी जा रहा है कि जहां p व q पूर्णांक है, तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है लास्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि 0 जो है वो एक पूर्णांक है और 1 जो है वो भी एक पूर्णांक है। और ये शर्त भी यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल अप्लाई हो रही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q यानी कि जो हर है, 0/1 का जो हर है वो 1 है, और 1 यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q का मान क्या है 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि 0 कैसी संख्या है या 0 एक परिमेय संख्या है नहीं है, तो आप 3 लाइन में या 4 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल है आपके पास 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, केवल 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। लेकिन आपको इस बारे में बता देना चाहता हूं कि संख्या रेखा पर कोई भी दो संख्याएं हैं, एक के बाद एक, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, किन्हीं भी कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। अनंत संख्याएं होती हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफाइनिटी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है केवल कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी संख्याएं हमसे निकालनी है हमें, या कितनी संख्याएं निकालने के लिए बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपको कितनी संख्याएं निकालनी है, यहाँ पर आपको 6 संख्याएं निकालनी है। 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं आपको निकालनी है। तो सबसे पहले करना क्या है कि 3 और 4 को आप परिमेय संख्या के रूप में बदल लें। जैसे कि आपको अभी बताया था कि किसी भी संख्या के या किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे अगर मैं 1 को हर मान लूं तो वो संख्या परिमेय संख्या में परिवर्तित होगी। तो 3 को लिख सकता हूं मैं 3/1 व 4 को लिख सकता हूं मैं 4/1। अब ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित हो गई हैं या हो जाती है। अब करना क्या है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ध्यान करने की बात यह है कि 6 परिमेय संख्याएं या जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है। चाहे आप 2 संख्या निकालें तो उसमें आप 1 जोड़ेंगे, 3 संख्या निकालें उसमें आप 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें निकालनी है 6 संख्याएं, तो 6 में हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। और उस 1 को जोड़ने पर जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी, इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में, दोनों ही संख्याओं के अंश और हर में उस प्राप्त संख्या से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो यहाँ पर हम देखें कि 6 + 1 = 7, क्योंकि मैंने बताया आपको 6 संख्याएं आपको निकालनी है, बताया मैंने जितनी भी संख्या निकालनी है उसमें आपको 1 जोड़ना है। तो 6 में हमने 1 जोड़ा तो क्या है 7। तो अतः 7 से 3 व 4 के अंश और हर में गुणा करने पर, यहां देखिए जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3/1 यहां पर गुणा करनी है हमें हर में भी और गुणा करनी है अंश में, तथा 4/1 गुणा करनी है हमें हर में 7 से भी और यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए अब जो संख्या परिवर्तित होकर आएगी आपके पास क्या आएगी, 3 × 7 = 21/7 एकम 7 तथा 4 × 7 = 28/7 एकम
7। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब इनके बीच में हमें संख्याएं निकालनी है, तो इनके बीच में संख्याएं देखिए आप, जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोनों के हर समान है और अंश दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर पहली संख्या का अंश 21 है और दूसरी संख्या का अंश क्या है 28। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके बीच की संख्याएं, जैसे 21/7, उसके बाद आप साधारण तरीके से लिख सकते हैं 22/7, फिर आप लिख सकते हैं 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर आप लिख सकते हैं 26/7, फिर आप लिख सकते हैं 27/7 और फिर आप लिखते हैं 28/7। 28/7 और 21/7 के बीच में आपको कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5 6। ऑटोमेटिकली आपके पास 6 संख्याएं आ गई। तो यानी कि 3 और 4 का परिवर्तित रूप, 3 का परिवर्तित रूप 21/7 है, 4 का परिवर्तित रूप 28/7 है और इनके बीच की 6 संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और उन दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं तो पहले उनको परिमेय संख्याओं में बदलना होता है, नीचे उनके एक रखकर, यानी कि हर में एक रखना होता है, तो परिमेय संख्याओं में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको 3/5 पे 4/5 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और उनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास संख्याएं हैं 3/5 तथा 4/5। इनके बीच हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। तो अभी बताया था आपको कि देखते हैं कि कितनी संख्याएं हमें उनके बीच निकालनी है। हमें यहाँ पर निकालनी है 5 संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालनी होती हैं उसमें हमें क्या जोड़ना होता है? 1। तो जैसे कि 5 संख्याएं निकालनी है, 5 में हमने जोड़ दिया कितना? 1। तो 5 में 1 जोड़कर कितना आया? 6। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसकी गुणा दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों और हरों में बराबर तरीके से हम करते हैं। तो लिखा मैंने यहाँ पर क्या है? अतः 3/5 व 4/5 के अंश व हर में 6 से गुणा करने पर, अब गुणा करके देखिए क्या आता है? 3/5 तथा 4/5। तो यहाँ पर गुणा करनी है आपको किससे? 6 से नीचे और 6 से ऊपर। यहाँ पर भी आपको 6 से ऊपर गुणा करनी है और 6 से गुणा करनी है नीचे। आगे बढ़ते हैं, तो गुणा कर लीजिए आप। 3 × 18 आते हैं और 5 × 30 तथा 4 से 24/5 × 30। अब 3/5 का परिवर्तित रूप ये है, 4/5 का परिवर्तित रूप ये है और यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि दोनों के हर समान है। तो एक चीज और समझ में आती है यहाँ पर कि जब भी कभी हमें दो संख्याओं के बीच कितनी भी संख्याएं निकालनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात करने आप जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सर्वप्रथम हम उन परिमेय संख्याओं के हर को समान करें। अगर हम उनके हर को समान कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हमें उनके बीच कितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी हो उन्हें निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर 18/30 तथा 24/30 के बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्याएं निकालनी है। तो 18/30 के बाद 19/30 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो यहाँ पर 18/30 और 24/30 के बीच में संख्याएं अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आपके पास आती हैं। यानी कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर आपसे कुछ सत्य असत्य के बारे में पूछा है कि जो आपको कथन दिए जाएंगे उनमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, उनका आपको कारण देना है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। अगर हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों के पास शायद अभी
स्कूल विद्यालय बंद चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास शायद बुक अवेलेबल ना हो, इसी वजह से मैं साथ साथ क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करने से आपको लाभ ये होगा कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो बिना बुक के भी आप स्टडी घर पर आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है व कौन असत्य है। कारण सहित बताइए। क्वेश्चन की हल्की सी लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है, अलग अलग बुक में किसी के पास अगर पुरानी एडिशन की किताब है या नहीं है तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, वो पहला पॉइंट है आपका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला जो पॉइंट है आपका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या या प्राकृतिक भी आप बोल सकते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है या होती है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, और आप जो भी बताएंगे कि सत्य है या असत्य, उसका आपको कारण देना है कि ये सत्य है या असत्य। तो यहाँ देखेंगे हम, प्रत्येक प्राकृत या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसके बारे में मैं कहूंगा सत्य। ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए है, यहाँ देखिए आप, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है, जैसे कि परिभाषा के माध्यम से भी आपको बता दिया गया था। अब दूसरा जो इसका कथन आता है, वो दूसरा कथन क्या है आपका, देखिए पूछा है आपसे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, आपको बताना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर इसके लिए आप देखेंगे, दोनों चीज के बारे में आपको जानकारी है। पूर्णांक क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया है, और पूर्ण संख्या क्या होती है वो भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, आपको बताना है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है ये है बात, असत्य कथन है ये। अब ये सत्य कथन क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और जीरो भी शामिल होता है, परंतु पूर्ण संख्याओं में जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं का समावेश नहीं है। पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती हैं, और दूसरी तरफ पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। तो यह कथन पूरी तरह से असत्य है। तो आप देख सकते हैं असत्य है, क्यों है? क्योंकि पूर्णांकों में सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं ही आती। तो ये प्रश्न नंबर 4 के दो कथन थे, इसमें आपको बता दिया गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है, कारण दे दिया गया उसका। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, उसका भी कारण दे दिया कि नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है कारण दे दिया है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा कथन है, वो अब आपको आगे समझाया जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 का तीसरा कथन है, पूछा है आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह सत्य है या असत्य, और अगर सत्य भी है या असत्य भी है तो उसका कारण आपको देना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर इसका आपको आंसर देना है असत्य, यानी कि यह बात सत्य नहीं है, यह बात असत्य है। और क्यों है? जैसे कि आपको अभी परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, जब परिभाषाएं लिखाई थी संख्याओं की, तो उसमें आपको परिमेय संख्या के बारे में साफ साफ मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं, और p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। परंतु पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में जीरो का समावेश होने के साथ साथ सभी संख्याएं केवल और केवल धनात्मक होती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी, परंतु पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं, इसी कारण से प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर इसी प्रश्न 4 के खंड 3 के साथ आपकी संख्या पद्धति अभ्यास की प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से वीडियो को देख सकते हैं, और आगे चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर मेरे चैनल पर आ सकते हैं, डिजिटल वर्ड 7। इस एक्सरसाइज में जैसा मैंने आपको समझाया है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप YouTube चैनल पर जाकर कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आगे की वीडियो प्रेषित करूं। थैंक यू।